सच की आवाज कभी दबती नहीं, वो अंधेरे को उजाले में बदल देती है। नमस्कार, मैं पवन शर्मा लेकर हाजिर हूं खबरें अब तक, जहां बात होगी कुछ खास रिपोर्ट्स की और मुद्दों पर जो जरूरी बनने चाहिए चर्चा के विषय। आज खबरें अब तक में बात करेंगे अमेरिका के टैरिफ पर भारत के पलटवार की, बिहार में तेजस्वी की आफत बने राहुल गांधी की और उत्तर प्रदेश में फिर से पारी खेलने की शुरुआत करती मायावती की। इन मुद्दों पर विस्तार से होगी बात, लेकिन इससे पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत का 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू, 5.4 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 32 हुआ, कई लापता। सीबीआई ने 2 इंस्पेक्टरों को 10 लाख घूस लेते पकड़ा, लखनऊ में नर्सिंग होम संचालक दे रहा था रिश्वत। काशी मेरठ के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, हर हर महादेव के जयकारे के साथ निकले श्रद्धालु। जम्मू में 296 मिलीमीटर बारिश, 115 साल का रिकॉर्ड टूटा। अश्विन ने आईपीएल से लिया संन्यास, 5 टीम में खेले, 221 मैच में 187 विकेट लिए। भिंड से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मारा थप्पड़, गाली गलौज की। अहमदाबाद बनेगा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का दावेदार, मोदी कैबिनेट ने लगाई मोहर। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 4 माओवादी ढेर। धान की आवाई में 109% इजाफा, मानसून की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों को हुआ फायदा। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज की खास रिपोर्ट की। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर भारत को झटका देने की कोशिश की है। पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, मगर भारत इतना कमजोर नहीं कि अमेरिका का टैरिफ भारत की कूटनीति की नींव हिला दी। जी हां, क्या हुआ अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर भारत को झटका देने की कोशिश की? क्योंकि भारत डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, बल्कि अपनी रणनीति से अमेरिका को ऐसी शांति से सह दी कि अब ट्रंप भी सोच में पड़ गए हैं। जहां ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं, वहीं भारत ने पिछले 2 महीने में एक के बाद एक राजनयिक मास्टर स्ट्रोक चल दिए हैं। चीन से लेकर कतर तक, फिलिस्तीन से लेकर फिजा तक, हर देश के साथ नई दोस्ती पक्की की जा रही है और संदेश साफ है, हमसे रार करोगे तो हमें और मजबूत पाओगे। दरअसल इस अगस्त चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए, जिस वक्त अमेरिका भारत से दूरी बना रहा था। भारत और चीन मिलकर सीमा प्रबंधन और शांति बहाली की बात कर रहे थे। दोनों देशों ने मिलकर बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग, संवाद तंत्र को दोबारा शुरू करना और एक तरफा धमकियों का विरोध करने पर सहमति जताई। सीमा विवाद को पीछे छोड़ भारत और चीन अब आंखों ही आंखों में डालकर दोस्ती की बातें कर रहा है। वहीं कजाकिस्तान के उप रक्षा मंत्री भारत आए और बात हुई सैन्य सहयोग को और गहरा करने की। दोनों देशों ने माना कि दोस्ती तो है ही, अब इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहिए, मतलब रक्षा उद्योग में साझेदारी और सैन्य अभ्यासों में बढ़ोतरी तय है। इसके अलावा फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत आए और जमकर डील हुई। व्यापार, रक्षा, डिजिटल तकनीकी, अंतरिक्ष सुरक्षा, मतलब फुल पैकेज डिप्लोमेसी। वहीं फिजी के भी प्रधानमंत्री राबुका भारत आए और उनका बयान तो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश था। उन्होंने कहा, अगर कोई आपसे नाखुश भी है तो भी आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि सब झेल जाते हैं। भारत और फिजी ने मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समावेश की बात की और रक्षा सहयोग पर कार्य योजना भी बनाई। इतना ही नहीं, अमेरिका की बेरुखी के बीच कतर के वाणिज्य मंत्री भारत आए और बताया कि अब तेल गैस से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और निवेश की बात करनी है। भारत और कतर अब एआई, स्टार्टअप और डिजिटल स्पेस में हाथ मिला रहे हैं। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया, मैं ट्रंप से नहीं, मोदी से बात करूंगा। इस बयान ने सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूरी दुनिया समझ गई कि ब्राजील भारत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और यहां की कंपनियों ने $6 अरब से ज्यादा निवेश भी कर रखा है।
और अब कल प्रधानमंत्री मोदी जापान फिर चीन की यात्रा पर निकलेंगे। जापान में तो लगभग तय है 10 ट्रिलियन करीब 68 अरब डॉलर का निवेश भारत में आने वाला है। इसके अलावा सुरक्षा सहयोग पर भी बड़ा समझौता हो सकता है। चीन में 7 साल के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे और फिर सितंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका ने टैरिफ बार किया, मगर भारत ने सीधी दिशाओं में दोस्ती की दीवार खड़ी कर दी। अब सवाल अमेरिका के सामने है, आप टैरिफ बढ़ाएं, हम दुनिया से रिश्ते मजबूत कर लेंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर का। आजकल बिहार की राजनीति में खूब दिलचस्प नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा पर है, मगर खास बात यह है कि यात्रा तो राहुल गांधी की है, मगर तेजस्वी यादव उनके साथ हर जगह लटके जरूर नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस के सीएम फेस पर टकराव की स्थिति है और आरजेडी की तो नींद उड़ गई है। दरअसल राहुल गांधी चौकीदार चोर का नारा लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और वोट चोर कहकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस को कहां तक लेकर जाएगा। बिहार के चुनाव के नतीजे यही बताएंगे, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी की यात्रा से तेजस्वी यादव को बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ महागठबंधन के मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम बनने के सपने देखने लगे हैं। मतलब राहुल की इस यात्रा में हर कोई अपनी अपनी भूख बुझाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी को सीएम बनना है, सहनी को उप मुख्यमंत्री पद चाहिए और पूरा गठबंधन की साख इस मंच पर दाव लगा रही है। यहां तक कि पुराने दुश्मन पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच जमी बर्फ भी पिघलती नजर आ रही है। मगर फिर भी तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा रोड़ा अभी भी कांग्रेस की भूमिका है। महागठबंधन के सातों दल तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की तैयारी में हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अब तक सन्नाटा साध रखा है। राहुल गांधी के टाल मटोल जवाब ने इस संदिग्धता को और भी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे के मसले पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी इस चुप्पी का कारण है। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा धक्का है, क्योंकि चुनाव के वक्त सीएम फेस का स्पष्टीकरण चुनावी मैदान की दिशा तय करता है। 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में महासभा के साथ खत्म होगी। इस दिन महागठबंधन के नेता एक साथ आएंगे और कांग्रेस की तरफ से शायद उसी दिन सीएम फेस की घोषणा होगी। मगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल की ये यात्रा महागठबंधन को बिहार में चुनावी जीत दिलाएगी? क्या तेजस्वी यादव इस खेल में सीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे? और क्या कांग्रेस अपनी चाल से सबको चौंका पाएगी? बिहार की राजनीति का ये जोश, ये उठापटक और ये गठजोड़ देखना अभी बाकी है। राजनीति के इस रंगमंच पर आने वाले दिनों में कई दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब एक नए अवतार में मैदान में उतरने को तैयार हो चुकी हैं। 2 दशकों की राजनीति उठापटक के बाद अब वो अपने सबसे बड़े चुनावी युद्ध मिशन 2027 को करो या मरो की लड़ाई मान चुकी हैं। पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि यानी कि 9 अक्टूबर को मायावती इस मिशन की औपचारिक शुरुआत करेंगी। ये महज एक तिथि नहीं, बल्कि बसपा के पूर्व जन्म की घोषणा होगी। एक सियासी ऐलान जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। मायावती की पुरानी रणनीति मगर नया कलेवर देखने को मिलेगा। दरअसल मायावती इस बार फिर दलित वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उनकी नजरें पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वोटरों पर टिकी हुई हैं। ये वही फॉर्मूला है जिसने उन्हें 2007 में पूर्ण बहुमत दिलाया था। फर्क बस इतना है कि तब ब्राह्मण जोड़े गए थे। अब मायावती दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग समीकरण को मजबूत करना चाहती हैं। विवादों से दूर और विपक्ष पर हमला, ये मायावती की बदली हुई राजनीति की चाल है। अब उनका फोकस सिर्फ जुड़ाव पर है, टकराव पर नहीं।
दरअसल 2022 और 2024 के चुनावों में मायावती की निष्क्रियता ने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। लखनऊ में डेरा जमाकर वह लगातार पार्टी के नेताओं से मिल रही हैं। प्रदेश भर में कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं और दूसरे दलों के स्थानीय प्रभावशाली चेहरों को बसपा में शामिल कराया जा रहा है। पंचायत चुनाव को बसपा एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। पार्टी का मकसद साफ है, पंचायत से लेकर विधानसभा तक अपनी जड़ें फिर से मजबूत होनी चाहिए। खास बात यह है कि मायावती का ये राजनीतिक पुनर्जन्म शोरगुल से नहीं बल्कि शांति के बीच सदे हुए कदमों से हो रहा है। गांव-गांव, टोला में छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं। पार्टी में कमेटियों का गठन करके हर क्षेत्र में नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। जहां सपा और भाजपा नेता मीडिया की सुर्खियों में एक दूसरे पर हमलावर हैं, वहीं बसपा ने जमीन पर सियासी नींव मजबूत करने की राह चुनी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 20 साल में गिरावट की कहानी अब बदलाव की नई दिशा बनेगी। 2007 में 206 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाली बसपा का ग्राफ तब से लगातार गिरता रहा है। 2012 से 2024 तक के 4 बड़े चुनाव हारने के बाद पार्टी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। यही बात मायावती साबित करना चाहती हैं। मिशन 2027 एक चुनाव नहीं बल्कि बसपा के भविष्य की कसौटी है। सवाल कई हैं, क्या मायावती अपने कोर वोट बैंक को फिर से एकजुट कर पाएंगी? क्या दलित मुस्लिम पिछड़ा समीकरण उन्हें फिर से सत्ता के करीब ले जाएगा? और सबसे अहम, क्या बसपा अपने पुराने तेवरों में लौटेगी? इन सारे सवालों का जवाब 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले सियासी मुहिम में मिलेगा। मगर एक बात तो तय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ठहराव नहीं, हलचल होगी, और इस बार शायद मायावती की ओर से। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर से आई एक खबर पूरे देश को हिला कर रख गई। एक समृद्ध, सभ्य और सामाजिक रूप से सफल दिखने वाला परिवार एक झटके में खत्म हो गया। 35 साल के कारोबारी सचिन ग्रोवर, उनकी पत्नी शिवांगी और उनका नन्हा बेटा, तीनों ने साथ मिलकर अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। शिवांगी ने अपनी मां को एक 36 पेज का सुसाइड नोट भेजा, एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ अल्फाज नहीं, अंदर ही अंदर टूटी हुई जिंदगी की गवाही था। उसमें लिखा था, मेरी वजह से आप लोग परेशान रहते हैं, अब चैन से रहिएगा। इस लंबे सुसाइड नोट में बताया गया कि परिवार आर्थिक तनाव से जूझ रहा था। मकान और गाड़ी पर लिया गया कर्ज उन्हें भीतर ही तक तोड़ चुका था। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बिखर चुका था। कोई चीख नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस खामोशियों में डूबी हुई जिंदगी जो थक चुकी थी। मगर यह घटना फिर सवाल छोड़ गई, क्या वाकई कोई परेशानी इतनी बड़ी हो सकती है कि जिंदगी से ही हार मान ली जाए? क्या किसी मुश्किल का हल मौत हो सकता है? हम क्यों नहीं अपनी तकलीफें साझा करते? ऐसे में हम आज यही कहेंगे कि अगर आप या आपका कोई अपना किसी मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक तनाव से जूझ रहा है तो चुप ना रहें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, साहस की निशानी है। माफ करिएगा, साहस की निशानी है। कभी कभी एक बात, एक फोन कॉल, एक हाथ थामना जिंदगी बचा सकता है। जिंदगी अनमोल है, हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके अपनों की दुनिया उजड़ जाए। फिलहाल खबरें अब तक में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।